नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com में खास कार्यक्रम सीएम कौन में आपका स्वागत है। सातवें चरण, जी हां, चुनाव लगभग खत्म होने के कगार पे पहुंच चुका है और सातवें चरण पर सबकी नजर लगी हुई है, क्योंकि ये वो चरण है जिस चरण के बारे में कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी यानी गैर बीजेपी गठबंधन का या गैर बीजेपी संगठनों का ये सबसे मजबूत गढ़ है। यहां पे भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें 2017 में भी लूज की थी और सबसे ज्यादा सीटें 2019 के लोकसभा चुनाव में भी लूज की थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये इलाका जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वाटरलू साबित होने वाला है, या ये वो इलाका है जो अंततः योगी और अखिलेश यादव दोनों की किस्मत को निर्णायक तरीके से साबित कर सकता है, निर्णायक तरीके से उनके पक्ष में किस्मत को बदल सकता है या हवा का रुख बदल सकता है पूरी तरीके से। तो ऐसे में आज कार्तिक बत्रा के साथ हम बातचीत करेंगे। कार्तिक बत्रा जो पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं, साथ ही साथ हमारे साथ अमेरिका से जुड़ते हैं, लेकिन भारत के चुनाव पर उनकी बहुत गहरी पकड़ है। डेटा के माध्यम से हमको लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं और पिछले 3 महीनों से हम उनके साथ हर चुनाव, हर चरण, हर फेज के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो कार्तिक, आपका एक बार फिर स्वागत है। ये सातवां चरण को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है? हर आदमी कह रहा है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब होने वाली है। तो आप जरा अपने हिसाब से बताएं कि कितनी सीटें हैं, कितने जिले हैं, और जो बाकी कास्ट कॉम्बिनेशन क्या है, धर्म जो धार्मिक आधार पे बंटवारा है जी वो कैसा है? जी। तो ये सीएम कौन का शायद इलेक्शन से पहले का आखिरी एपिसोड है, तो बहुत हम्म, बहुत धन्यवाद। मुझे भी इस पूरी हम्म, श्रृंखला में बहुत मजा आया हम्म, और मैं आशा करता हूँ कि दर्शकों को भी पसंद आया होगा। हम्म, आशुतोष जी, आपने एक जो सवाल पूछा, मैं एक शॉर्टकट आंसर देता हूँ, फिर हम विस्तार से तो बात करेंगे ही। ये चरण क्यों अहम है वो समझने के लिए अगर किसी को इंटरेस्ट है, तो इस शो के शुरुआत में ही मैं बोल दूं, 2017 और 19 के जो आंकड़े हैं, रिजल्ट्स हैं, उनका एक मैप बनाइए और उस मैप में देखिए कि जो दक्षिण पूर्वांचल का हिस्सा है, वहां पिछली बार क्या हुआ था। आप समझ जाएंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि यहाँ चुनौती बीजेपी के लिए और ज्यादा सशक्त है। सिंपली हम हिस्टोरिकल डेटा और डेमोग्राफिक्स के हिसाब से बोल रहे हैं, हम स्पेक्युलेट नहीं करते। और मैं तो स्वयं कभी भी सीटों का प्रोजेक्शन नहीं देता। तो लेकिन अगर हम आंकड़े देखें और उनका आधार जनाधार देखें, तो हम समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब एक बार विस्तार से समझ लें कि ये इलाका है कौन सा। आखिरी 54 सीटें, 9 जिले, इनमें से 12 सुरक्षित सीटें हैं। ये दक्षिण पूर्वांचल का इलाका है। इसमें आप शुरू करेंगे आजमगढ़, मऊ, फिर जौनपुर, गाजीपुर, भदोही, फिर आप आएंगे वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर और सोनभद्र, जहां पे आप आखिर में अंत करेंगे इस बेल्ट को। जैसा कि आपको मैंने कहा, कुल 54 सीटें हैं। और अभी जब हम चर्चा करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि इन 54 सीटों में ना केवल 12 में, लेकिन 17 और 19 में भी समाजवादी पार्टी और बसपा ने भी काफी अच्छी चुनौती दी थी अपने प्रतिद्वंदियों को। कार्तिक, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दें, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया का सवाल है। यहाँ पे दो ऐसी ऐसी जगह है जिससे मेरा बहुत करीबी रिश्ता है। जी। बनारस है, प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लेकिन प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी बनने के पहले वो मेरी जन्मभूमि भी है। आई वॉज बॉर्न इन बनारस। एंड बगल की एक जगह जिसका नाम है मिर्जापुर, बहुत कम लोग वो तो शायद सब, जानते होंगे। नहीं नहीं, अब तो सब जानते हैं ना सर। पंकज त्रिपाठी जी को धन्यवाद करिए आप। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो बनारस में मेरी स्कूलिंग हुई है और जी मैं ये कह सकता हूं कि जेएनयू या दिल्ली आने तक मेरा संपर्क बनारस से, मिर्जापुर से था, और तकरीबन 13 साल में वहां पे रहा हूं। तो इफ एनी कोई एक ऐसा जिला है जिससे मैं अपने को रिलेट करता हूं बहुत करीब से, तो मिर्जापुर है। लेकिन और आपके बारे में ये मैं कहां से जानता हूं कि आपने कुछ साल पहले एक मधु त्रेहन जी को इंटरव्यू दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, वो बहुत मैंने पुरानी। इंटरव्यू देखा हुआ है, बहुत पुरानी बात है, 7-8 साल हो गए होंगे। और उसमें आपने अपनी पूरी जीवनी का एक आलेखन दिया था और आपने बताया था कैसे मैं पूर्वांचल से मैं मेरी जर्नी शुरू हुई और फिर मैं जेएनयू में आया। तो हाँ तो आई थिंक जिसने भी वो इंटरव्यू देखा उसके लिए ये न्यूज नहीं है, लेकिन अच्छी बात है। तो मेरे लिए बहुत खास इलाका है। यहाँ का जो डेमोग्राफिक कॉम्बिनेशन है वो क्या है? मुस्लिम कितने परसेंट है, दलित कितने जी परसेंट है, ओबीसी कितने परसेंट है, और किन किन जिलों में उनकी संख्या ज्यादा है? जी। तो अगर हम टोटल शेड्यूल्ड कास्ट का अगर आंकड़ा देखें, तो वो यहाँ पर तकरीबन 21.6%, इसको हम 22% मान लेते हैं। मुस्लिम तकरीबन 12.25%, लेकिन इसमें भी वेरिएशन है। तो अगर हम टोटल इलाका देखें तो 12.25% है, लेकिन वाराणसी, आजमगढ़, मऊ जैसे जिलों में ये संख्या 15 से 20% चली जाती है। वहीं मिर्जापुर और सोनभद्र जैसे जिलों में ये 10% से कम हो जाती है। तो एक एवरेज बनता है तकरीबन 12.25%।
शेड्यूल्ड कास्ट का जो पॉपुलेशन का वोट है वो, जैसा कि आपको मैंने कहा, तकरीबन 22%। और फिर अब हम वही ट्रेंड देख रहे हैं जो हमने छठे फेज में देखा था, कि मेजॉरिटी यहां पर शेड्यूल्ड कास्ट के जो अम्ब्रेला है उसके अंदर जाटव है, तकरीबन 72-73%। इसका मतलब कुल जनसंख्या में इस इलाके में जाटव संख्या 14 से 15% है। और अगर हम शेड्यूल्ड कास्ट का बाकी कॉम्पोजिशन देखें तो टोटल शेड्यूल्ड कास्ट जो 22% है उसका आगे 8%, यानी कि तकरीबन 2% के आसपास पूरी जनसंख्या का वो पासी है। उससे आधा कोल और धोबी, और उससे थोड़ा सा कम खटेक और मुसहर। अब यहां पर ये एक इंटरेस्टिंग बात हो जाती है कि यहां पर नॉन जाटव वोट इतना नहीं है जो बसपा के अलावा जो पार्टियां हैं वो स्प्लिट कर पाए, क्योंकि अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि बसपा अभी भी जाटव वोट उनके पीछे खड़ा है, तो यहां पर वो जो स्प्लिटेबल वोट अगर मैं उसको कहूं वो कम है। कुछ ऐसे जिले हैं आशुतोष जी, आजमगढ़ और मऊ जैसे, जहां शेड्यूल्ड कास्ट और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन 40% से ऊपर चला जाता है। ये सब मैं तथ्य आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि हम समझ पाए कि यहां पे सपा बसपा जैसी पार्टियां स्ट्रांग क्यों हैं। अब अगर हम बात करें ओबीसी की डेटा की, ओबीसी और जो सवर्ण है उनकी बात करें, यादव यहां पर 16% है अगर हम 1931 का सेंसस देखें, और तकरीबन यही एक आंकड़े का फिगर है जो सब लोग रेफर कर रहे हैं। जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़ में ये 20% तक चले जाते हैं। और ये एक बार फिर आपको बताता है कि इन जिलों में और आसपास के जिले, क्योंकि बाद में फिर ये कटे और बटे छोटे छोटे जिले बने, लेकिन जानपुर के इलाके में, गाजीपुर के इलाके में, आजमगढ़ के इलाके में मुस्लिम और यादव का कॉम्बिनेशन 30 से 35% तक चला जाता है। बिल्कुल। तो कई जिलों में मुस्लिम प्लस शेड्यूल्ड कास्ट, जिसमें अधिकतम जाटव है, वो 40% क्रॉस कर रहा है, और कई जिलों में मुस्लिम प्लस यादव वोट वो 30-35% का थ्रेशोल्ड कैप्चर कर रहा है। तो अगर ये अजम्पशन हमारा सही है कि मुस्लिम वोट इस बार लामबंद सपा के पीछे हो रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि क्यों स्थिति उनके लिए बेहतर है बाकी चरणों के हिसाब से। अब अगर हम बीजेपी का कोर वोट देखें तो यहां पर जो सवर्ण है, ब्राह्मण तकरीबन 10%, 7 से 10% क्षत्रिय, 3 से 5% तकरीबन वैश्य। तो ये आप बना लीजिए 20 से 25% का उनका भी एक बेस वोट बन जाता है। अब जो फाइट है वो छोटी जातियों की, छोटी का मतलब यह है कि जिनकी संख्या कम है, जो असंगठित हैं और जो आर्थिक तौर पर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं। अब जैसा कि हमने कहा कि एक सोशल इंजीनियरिंग अखिलेश यादव जी ने करी है, तो उसमें एक अहम भूमिका इस इलाके में, और इसलिए यहां पर अपना दल जैसी पार्टियों का भी जो रेलेवेंस है बढ़ जाता है। कुर्मी वोट 5 से 7%, जिसमें से मिर्जापुर और बनारस में 8 से 10% ये वोट है, और यही इलाका है मिर्जापुर वगैरह का जहां पर अपना दल का एक अच्छा इंफ्लुएंस है। तकरीबन 5% राजभर, 5% कोयरी जो मौर्य शाह के कुशवाहा सैनी, और छोटी छोटी और भी कास्ट है, गधेरिया है, लोहार है, कुम्हार है, लूनिया है। तो ये बेस वोट और प्लस वोट की लड़ाई है। लेकिन हम जैसा देख रहे हैं कुछ जिलों में समाजवादी पार्टी और कुछ जिलों में बसपा का जो बेस वोट है, अगर हम मुस्लिम को किसी के साथ भी मिला लें तो वो बेस वोट काफी अच्छी संख्या में है। तो इसलिए बीजेपी के लिए ये चुनौती है। और अब जब हम आंकड़ों की बात करेंगे, जो आई एम श्योर अभी हम करेंगे, तो हम जब आपको वोट शेयर बताएंगे तो ये तथ्य थोड़ा और रीइंफोर्स हो जाएगा। बिल्कुल, जैसा कि अभी कार्तिक ने बताया है कि यहाँ पे जो ओबीसी, दलित और मुस्लिम जातियां हैं, उनका जो कॉम्बिनेशन है वो काफी स्ट्रांग कॉम्बिनेशन है, और इसीलिए सपा और बसपा यहाँ पे ट्रेडिशनली अच्छा परफॉर्म करती रही। इस बात को रीइंफोर्स करने के लिए अगर आप 2012-2017 की विधानसभा के आंकड़े बताएं तो स्थिति शायद और बेहतर हो पाएगी, और हमारे दर्शकों को और स्पष्टता समझ में आ जाएगा कि क्यों हम इस बात को कह रहे हैं। बिल्कुल। तो सपा 12 में यहाँ पर 34 सीटें लाई इन 54 सीटों में से, और उनका वोट शेयर 32.5% के आसपास था। बसपा का 27.5% था, 7 सीटें। भाजपा का तकरीबन 11.25%, 4 सीटें। कांग्रेस 8.25%, 3 सीटें, और अन्य के खाते में 21% वोट आया जो 6 सीटें। अब मैं फिर से एक राइडर दे दूं, ये अन्य के खाते में वो सारी पार्टियां भी हैं आशुतोष जी जो आज जाकर या तो भाजपा या सपा के साथ जुड़ गई हैं। तो काफी सारा कंसोलिडेशन उस फ्लोटिंग वोट का इस वजह से भी हुआ है दोनों खेमों में कहीं ना कहीं। 17 में वो अन्य का वोट का घटेगा, इसलिए मैं पहले ही बता पा रहा हूं आपको। 17 में क्या होता है कि भाजपा का वोट शेयर 11.25 से 38.25% पे आ जाता है। ये पूरे एनडीए का है। इसमें 36 सीटें वो लाते हैं, जिसमें 29 बीजेपी, 4 अपना दल और 3 राजभर की एसबीएसपी। कांग्रेस और सपा का वोट शेयर यहाँ 28% होता है, और वो 11 सीटें लाती हैं। मतलब अगर आप कुल सीटें आप जीते हैं 50 के तकरीबन, अगर आपका गठबंधन
इसमें से 11 सीटें आप एक चरण से लेकर आ रहे हैं, 20%। इसका कोई मायना होता है? हमने कितने सारे चरणों में देखा जहां सपा कांग्रेस का सीटों का आंकड़ा 50 या 54 में से 5 भी पार नहीं कर पाया जी, लेकिन इस इलाके में वो 11 है। बसपा का आंकड़ा यहां तकरीबन 26% वोट शेयर के साथ 6 सीटें, और अन्य के खाते में 7.5% वोट, जिसमें एक सीट आती है और वो निषाद पार्टी है। अब ये अन्य का वोट और कम भी हो सकता है क्योंकि अब वो निषाद पार्टी भी बीजेपी के साथ चली गई है। तो जो फ्लोटिंग वोटर थे, जो छोटी पार्टियों को वोट कर रहे थे, वो छोटी पार्टियां क्योंकि अब लामबंद हो गई हैं बड़ी पार्टियों के साथ, इसलिए भी आपको स्प्लिट वोटिंग में कमी दिखेगी। सॉरी, जो अन्य के खाते की वोटिंग है फ्लोटिंग वोटर की, वो कम दिखेगी। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पहलू है। अब गौर करते हैं कि हमने 12 समझा दिया, 17 समझा दिया, बट कार्तिक इसमें एक चीज और भी है जो आपने जी, पिछले जब छठा चरण था उस वक्त भी आपने इस बात का उल्लेख किया था, और मुझे लगता है सातवें चरण में उल्लेख करना जरूरी है, क्योंकि हमने लगातार ये देखा कि पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे, चौथे, पांचवें, 5 चरणों तक हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर है वो 40% से नीचे नहीं जाता है, दूसरे को छोड़ के। हाँ, लेकिन छठे और सातवें में वो 40% से नीचे चला जाता है। बिल्कुल, तो इसका भी ये भी मतलब है कि भले कम वोट शेयर नीचे होता है, लेकिन इन इलाकों में बीजेपी का वोट शेयर दूसरे इलाकों की तुलना में थोड़ा सा कम होता है। आगे बिल्कुल, अब 2019 का हमें जरा थोड़ा बता दें। जी, स्टेट एवरेज से कम है इन दोनों चरणों में, ये बात बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अगर हम और बाकी सारे कुछ चरणों में तो 44% चला गया, यहाँ पे 38। तो मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि भाजपा ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, परफॉर्मेंस फिनोमिनल थी यहाँ पर भी, लेकिन उनके अपने मापदंड जो उन्होंने बाकी राज्य में सेट किए उसके अनुसार शायद यहाँ पर वो पूरे नहीं पड़े काफी हद तक। फिर भी हालांकि उन्हीं की विक्ट्री थी। लेकिन 19 में अगर हम आते हैं आशुतोष जी, महागठबंधन ने अगर किसी एक दो इलाकों में चुनौती दी बीजेपी को तो ये उनमें से एक है। दूसरा एक इलाका था जो मुरादाबाद रामपुर वाला जो इलाका था, जो दूसरे फेज का। और इस फेज में 19 में एक मोदी लहर के बीच भाजपा 45% वोट, सपा बसपा 45.3% भाजपा, जिसमें से वो अपना दल का भी वोट है इसमें, और सपा बसपा का 45.1% वोट, कांग्रेस 3%, अन्य के खाते में 5.4%। भाजपा यहां पे लीड लेती है अपने अलायंस के साथ 22 सेगमेंट्स में, 13 भाजपा, 9 अपना दल, और सपा बसपा लीड लेते हैं 32 सेगमेंट्स में। तो 54 में से 32 सेगमेंट इस इलाके में महागठबंधन लेके जाता है। बिल्कुल। और ये इसमें लेकिन एक एग्जैजरेशन की बात ये है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस चुनाव में सपा और बसपा का वोट कंसोलिडेट हो जाता है। तो ये एक्सपेक्ट करना कि इस बार भी भाजपा का जो भी प्रतिपक्ष होगा उसकी ऐसी लहर होगी, वो हो सकता है, लेकिन उसका कारण ये नहीं होगा क्योंकि इस बार वो अलायंस नहीं है। तो इस बार डायनामिक्स अलग है। लेकिन एक अगर हम देखें कि ये जो मंडल पार्टीज हैं, जो सामाजिक न्याय की पार्टी जिनको हम बोलते हैं, उनका यहां अच्छा होल्ड है, जिसका उदाहरण हमने 12 में देखा, 17 में देखा और फिर 19 में भी देखा। हालांकि डायनामिक्स अब बिल्कुल अलग है। 17 में सपा कांग्रेस के साथ थी, अब नहीं है। 19 में सपा बसपा के साथ थी, वो अब नहीं है, दोनों साथ में। तो इस बार कुछ अलग होगा, लेकिन फिर भी डेमोग्राफिक्स मोटा मोटा यहां पर बीजेपी के लिए एक बहुत अनुकूल स्थिति प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। और शायद इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो जातिगत समीकरण को तोड़ने के लिए भाजपा लाभार्थी पर बहुत फोकस कर रही है, या अन्य की देश की सुरक्षा पर बहुत बात हो रही है, यूक्रेन वाली बात चल रही है, वो कितना चलेगा मैं नहीं जानता, लेकिन भाजपा भी समझती है कि यहाँ के सामाजिक समीकरण उनके लिए बहुत अनुकूल नहीं है बहुत सारे जिलों में। बिल्कुल। बट कार्तिक, एक चीज और हमारे दर्शकों को बतानी बहुत जरूरी है कि 2019 में जो लोकसभा के चुनाव में जो बढ़त थी वो 32 सीटों पर बढ़त थी, सपा और बसपा का गठबंधन था। लेकिन अगर इसको स्प्लिट करें तो 10 सीटें समाजवादी पार्टी के पास बढ़त थी और 22 पर बसपा का या बीएसपी की बढ़त थी। अब ये थोड़ा सा मिसलीडिंग हो सकता है, क्योंकि लोगों को ये अंदाजा लग सकता है कि अगर इस इलाके में बीएसपी को 22 सीटें थी, इसका मतलब समाजवादी पार्टी से ज्यादा मजबूत थी और दुगनी से ज्यादा मजबूत थी। तो क्या इस इलाके में बीएसपी समाजवादी पार्टी की सीटों की संख्या या वोट परसेंटेज के मामले में आगे निकलेगी या क्या होगा? ये एक सवाल हमारे दर्शकों के दिमाग में बहुत स्वाभाविक सा आता है। नहीं, अब इसमें डिपेंड करेगा। बहुत अच्छा सवाल है, पेचीदा सवाल आशुतोष जी। इसमें ये देखना पड़ेगा ना कौन सी सीटें किसको मिली, उस गठबंधन में कौन सी सीटें किसने लड़ी। कई लोग कहते हैं कि कुछ एक पार्टी खराब सीटें लड़ी और एक पार्टी अच्छी सीटें लड़ी। दूसरी बात कि इनमें से जो सीटें वो जीते उनमें से कौन सा इलाका किसका गढ़ था, किसने कितनी ट्रांसफरेबिलिटी करवाई,
कई लोग कहते हैं कि यादव वोट ट्रांसफर नहीं होगा, कई लोग कहते हैं कि मायावती जी का वोट इतना ट्रांसफर नहीं हुआ। तो ये इतना सिंपल नहीं है इसको समझना। जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया, मैंने कैवियट पहले ही दे दिया कि ये आपने बिल्कुल सही पकड़ा कि 10 सपा की लीड्स थी और 22 बसपा की, लेकिन हम ये नहीं जानते कि अगर सपा बसपा की जगह उन सीटों पे लड़ती तो क्या होता पोजीशन। हम ये नहीं जानते ना, ये काउंटर फैक्चुअल आर्ग्यूमेंट है। तो इसलिए इस आधार पर कुछ भी एक्स्ट्रापोलेट करना 22 में ये सही नहीं होगा। एक आंकड़ों के पर्सपेक्टिव से ये एक नया समीकरण है, लेकिन हां, अगर मुस्लिम वोट अब सपा के पीछे लामबंद हो रहा है तो सपा को एडवांटेज है बसपा के बनिस्पत। जैसा कि आपको मैंने गिनवाया, बहुत इलाकों में यहां यादव और मुस्लिम पॉपुलेशन बनाकर एक अच्छा 30 से 35% कॉम्बिनेशन बन जाता है। और अगर आप सीट का थ्रेशोल्ड 40% देख रहे हैं एक बायपोलर फाइट में, अगर ये बायपोलर फाइट है तो, हालांकि मुझे लगता है कि इस इलाके में भी छठे चरण की तरह बसपा का एक अच्छा अहम रोल होगा। तो अगर आपको 40% पहुंचना है तो आपको फिर ऊपर का ही वोट कुछ चाहिए, 5, 7, 8%। और उसके लिए आपने सोशल इंजीनियरिंग करी है अपनी, जिसमें आप राजभर को ले आए, आप मौर्य को ले आए। तो ये है सपा का। बीजेपी का है कि हमारा अपर कास्ट वोट है, हमारा जितना भी नॉन जाटव दलित बनता है 7-8%, उसमें से हम कुछ सेम लगाएंगे। और जो बाकी अन्य छोटी संख्या में ओबीसी है, जो ईबीसी कहते हैं, जिसको हम एमबीसी, उनको हम अपनी तरफ लेकर आएंगे। प्लस उन्होंने भी कुर्मी पार्टी के साथ एक अलायंस किया है। तो ये है रोड टू सक्सेस। और बीएसपी का जाटव वोट और मुस्लिम वोट, और एक वोट जो वो अपने कैंडिडेट्स के जरिए लेकर आते हैं, उनकी जाति का वोट। तो वो सवर्ण भी हो सकता है, वो कोई ईबीसी भी हो सकता है। ये जरा हमारे दर्शकों को बताएं कि इस इलाके में पिछली बार जो आपने डेटा दिया है, उस डेटा पॉइंट के हिसाब से अपना दल की जो सीटें हैं वो काफी सीटें दिखाई पड़ी हैं यहाँ पे। और अगर आप ध्यान से देखें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में अगर 13 सीटें पे बीजेपी को बहुमत बढ़त मिल रही थी, तो 9 सीटों पर अपना दल को भी बढ़त मिल रही थी। इसका मतलब यह कि बीजेपी और अपना दल के गठबंधन को इस इलाके में बेहतर परफॉर्म करना पड़ेगा, और अपना दल को भी अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा अगर बीजेपी को इस इलाके में बढ़त बना के रखनी है। तो ये अपना दल का महत्व, इंपॉर्टेंस कितना है इस इलाके में। और साथ ही साथ अगर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये जो राजभर वाली पार्टी है उसका भी इंपॉर्टेंस बता दे। एक चीज और मैं बता दूं कि ये जो मिर्जापुर का इलाका है, यहाँ पे एक जमाने में फूलन देवी, जिसको दस्यु सुंदरी कहते थे, फूलन देवी के नाम से एक फिल्म बनी, बैंडिट क्वीन नाम की फिल्म बनी है, और बड़ी कुख्यात और मशहूर, दोनों शब्दों का इस्तेमाल मैं करूंगा। बिल्कुल। वो मिर्जापुर से चुनाव लड़ती थी और मिर्जापुर से चुनाव जीता था। वो केवट जाति की, मल्लाह जाति की थी, निषाद। और बाद में उनका मर्डर हुआ था जब वो सांसद थी। और इत्तेफाक की बात यह कि मैं उस वक्त उसी सड़क से गुजरता हुआ जा रहा था जब ये हुआ था। तो मैंने उनके मर्डर के बाद की जो घटना थी उसकी रिपोर्टिंग भी की थी। तो ये फूलन देवी का भी इलाका है। तो ये जरा हमारे दर्शक बता, अपना दल राजभर का यहाँ कितना इंपॉर्टेंस हो सकता है। जी, आपने निषाद की बात की, मैं फिर से एक बात दोहरा दूं जो हमने पिछली बार भी की थी कि जो विकासशील इंसान पार्टी साहनी जी की आई है एक्स फैक्टर बन के निषाद पार्टी के उसमें डेंट लगाने के लिए, उसका भी एक बहुत अहम रोल हो सकता है कुछ सीटों पर। तो खैर, जब आपने कहा कि 13 लीड्स भाजपा को थी और 9 लीड्स अपना दल को 19 में, हमें ये समझना पड़ेगा आशुतोष जी कि आप जब आवंटन करते हैं पार्लियामेंट्री सीट्स का, तो वो पूरी सीट आप देते हैं, उसमें आप असेंबली सेगमेंट्स नहीं दे सकते। तो इसलिए अगर अपना दल को एक भी सीट मिली और उसमें 12-13 सेगमेंट्स थे तो वो पूरे उनके हो गए। तो ये एक समझने की बात है। जबकि इस चरण में 22 में इस फेज में अपना दल जो भाजपा के साथ है वो केवल 3 सीटें लड़ रहा है और निषाद पार्टी 5 सीटें लड़ रही है और 46 सीटें भाजपा लड़ रही है। सपा गठबंधन में 45 सीटें सपा लड़ रही है, 6 सीटें राजभर की पार्टी लड़ रही है और 3 सीटें अपना दल कमेरावादी लड़ रही है। अब ये दोनों अहम है। अहम कैसे हैं कि जैसा कि मैंने आपको कहा कि कुर्मी वोट 5 से 7% है और मिर्जापुर और बनारस जैसे इलाकों में ये 8 से 10% चला जाता है। और ये वो वाला प्लस वोट है जो सब आई कर रहे हैं अपने सॉलिड वोट बैंक के ऊपर। ये वो वाला प्लस वोट है जो सब लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा लगा है कि अगर हम पश्चिम से शुरू करें कि कुर्मी वोट में टूटन है। हम ये एक यूपी को लेकर आशुतोष जी, हम यादव के बारे में बात करते हैं, 12% यादव हैं, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी एक जो ओबीसी जाति है वो कुर्मी है, जिसका 8% का आंकड़ा है। तो वो ट्रिवियल नहीं है बिल्कुल भी। और जब मुलायम सिंह जी ने अपने समय पर बेनी प्रसाद वर्मा को कल्टिवेट किया एज अ लीडर, तो उसके पीछे ये सोच रही होगी। तो ये कुर्मी वोट इज नॉट ट्रिवियल।
अब आप राजभर की अगर बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 5% राजभर कुल मिला के है, लेकिन पॉकेट्स हैं। अब जो राजभर पार्टी है जो समाजवादी पार्टी के साथ, वो गाजीपुर में लड़ रही है, जौनपुर में लड़ रही है, मऊ में लड़ रही है और वाराणसी में लड़ रही है। निषाद पार्टी जो एनडीए का, जिसका आपने जिक्र किया कि जिस जाति से फूलन देवी आती है, तो वो निषाद जो जाति है वो आजमगढ़, भदोही, गाजीपुर, जौनपुर और मिर्जापुर से लड़ रहे हैं। तो इनका महत्व है। एक कोई बहुत इंटरेस्टिंग किसी ने टर्म यूज किया कि ये दो आखिरी फेज तो वाइस कैप्टन के फेज है कि कैप्टन को तो अच्छा करना है लेकिन वाइस कैप्टन को भी अच्छा करना है। तो एक तरफ आप लगा दीजिए अखिलेश यादव, कृष्णा पटेल जी और ओपी राजभर जी, और एक तरफ आप लगा दीजिए बीजेपी और अनुप्रिया पटेल जी और संजय निषाद जी। तो कैप्टन भी है, वाइस कैप्टन भी है। अब देखना पड़ेगा कि इनका आपस में जो क्रॉस मैच होता है वो कितना कौन ज्यादा टक्कर दे पाता है। और अब गुगली प्रधानमंत्री 3 दिन बनारस में रुके हैं, तो क्या बीजेपी स्वीप कर लेगी? आशुतोष जी, मुझे लगता है कि ना ये बात थोड़ी टेक्निकल है, मैं समझाना चाहूंगा आपके दर्शकों को कि हमें समझना पड़ेगा। हम जब कहते हैं मुकाबला कांटे का है, सब कह रहे हैं मुकाबला कांटे का, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि एक तकिया कलाम सबका बन गया है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन कांटे का मुकाबला वोट शेयर में जरूरी नहीं है कि सीटों में भी कांटे का मुकाबला हो। हम ये जरूर कह सकते हैं कि वोट शेयर में कांटे का मुकाबला है, लेकिन सीटों का जो फैसला होना है, जहां 1000 वोट से, 1500 वोट से, 2000 वोट से, वो कौन कॉल कर सकता है? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप हमने ये बात छेड़ी है जब, तो पिछली बार 17 में इस इलाके में मोदी वेव में 54 में से 2 सीटों में 1000 से कम का मार्जिन था, 10 सीटों में 5000 से कम का मार्जिन था और 20 सीटों में 20000 से कम का मार्जिन था। यानी 10,000 वोट स्प्लिट हो, इधर मूव कर जाए वहां से, तो 20 सीटें आपकी पलट गई। तो मैं समझता हूं कि सीटों को कॉल करना ये ना मेरा स्किल है और ना मैं इसमें विश्वास रखता हूं। जो मैं डेटा जैसे देखता हूं, कोई फील्ड पे अगर हो और हर सीट का समीकरण समझे तो बिल्कुल मैं उस पर विश्वास करूंगा, लेकिन मैं सीटें नहीं। लेकिन हाँ, बनारस एक प्रेस्टीज बैटल है मोदी जी के लिए और वहां पर वो पूरा जोर लगा रहे हैं। मैं नहीं मानता कि वहां पर उन्हें बहुत भारी नुकसान होगा। नुकसान हो सकता है क्योंकि हमने देखा है कि असेंबली इलेक्शन नेशनल इलेक्शन से अलग होता है। लेकिन अगर आप ये बोले कि क्या 6 की 6 सीटें सपा ले जाएगी, तो मैं ये मानने को तैयार नहीं। क्या आप बोले कि 6 की 6 सीटें भाजपा ले जाएगी मोदी जी की वजह से, तो मैं ये भी मानने को तैयार नहीं। लेकिन हाँ, मोदी जी का एक प्लस वोट उस इलाके में आएगा। वो कम होगा नेशनल इलेक्शन से फॉर श्योर, लेकिन वो होगा। अब उसका सीट में तब्दीली क्या होती है, ये तो लोकल फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। अब कई लोग कह रहे हैं आशुतोष जी एक और कुछ ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस अच्छा लड़ रही है। ठीक है, अब एक बाउंसर, चुनाव तो खत्म हो गया इस कार्यक्रम के साथ। अब हम कोई 8वां चरण तो है नहीं, मुझे डर लग रहा है मुझे। बाउंसर ये है कि भाई अब तो चुनाव यूपी का खत्म हो गया, हमारे हिसाब से टेक्निकली खत्म हो गया, क्योंकि अब हम विश्लेषण नहीं करेंगे, अब तो नतीजे आएंगे। बिल्कुल। तो अब ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की किसकी सरकार बन रही है, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का नाम है सीएम कौन। ये तो बताना पड़ेगा आपको, कौन सीएम बन रहा। मुझे लगा था कि मैं आपको सब बता दूंगा तो अंत में सीएम कौन आप बताएंगे। ये सारे इनपुट इस सीपीयू में मैंने इनपुट दे दिया, आउटपुट आप देंगे, मुझे तो ये लगा था। मैंने जैसा कहा, मैं इस बात पे टिका रहूंगा। मुझे लगता है वोट शेयर में मुकाबला कांटे का रहेगा। मेरी काफी लोगों से फील्ड पे बात हुई है, मतलब काफी लोगों से फील्ड, उन लोगों से जिन लोगों को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, उनसे मेरी बात हो रही है लगभग हर दूसरे तीसरे दिन। और वही बात है, मैं उनसे पूछता हूँ, वो मुझसे पूछते हैं क्या लग रहा है। तो मेरा आकलन ये है साफ साफ कि वोट शेयर में मुकाबला अच्छा खासा कांटे का है सपा और बीजेपी के बीच में। लेकिन सीटों में आशुतोष जी, ये बिल्कुल भी कहना इस समय संभव नहीं। चलिए, कार्तिक ने तो बहुत कायदे से डिफ्लेक्ट कर दी बॉल, बाउंसर था, डक कर दिया उन्होंने, गेंद विकेट कीपर के पास चली गई है। लेकिन मुझे टेस्ट मैच देखता हूं मैं। हाँ, मुझे अपनी गर्दन फंसाने का शौक है, तो मैं अब सीएम कौन कार्यक्रम है, कार्तिक ने कहा कि भाई आप बताइए, तो मेरा अपना मानना यह है कि कांटे की टक्कर की जो बात है ये शायद ओवर एग्जैजरेटेड है। समाजवादी पार्टी को एज है। मैं फिर भी ये नहीं कहता हूं कि सरकार किसकी बनेगी, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि इस देश के अंदर एचडी देवेगौड़ा भी मुख्यमंत्री बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, आईके गुजराल भी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था, और मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, जिसको तो किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। एचडी देवेगौड़ा के बारे में कभी कोई सोचा जा सकता था क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे, आईके गुजराल विदेश मंत्री थे और एक्टिव पॉलिटिक्स में थे, मनमोहन सिंह भी एक्टिव पॉलिटिक्स में थे, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। तो वैसी स्थिति में गेस करना थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन हाँ,
एज समाजवादी पार्टी को है, ऐसा मेरा मानना है। और जो ये कांटे की टक्कर की बात की जा रही है, थोड़ा एग्जैजरेटेड है। अब इस बात को आप डिकोड करिएगा कि मेरे कहने का मतलब क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार कार्तिक, और बहुत मजा आया आपके साथ एक कार्यक्रम करने में, और हम उम्मीद करेंगे कि हमारा ये एसोसिएशन आगे भी चलता रहे। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, आपको जाने नहीं देंगे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।